नमस्कार, मैं राजकुमारी सेन से आचार्य हिंदी सेठ मुरलीधर मान सिंह का राजकीय कन्या महाविद्यालय भीलवाड़ा। आज हम सेनापति के पदों का अध्ययन करेंगे जिसमें सेनापति ने शीत ऋतु का वर्णन किया है और वर्णन करते हुए कहते हैं कि शीत को प्रबल सेनापति को भी चढ़्यो धल, निबल अनल गयो सूर सिय राई के, हिम के समीर तेई बरसे विषम तीर, रही है गरम भवन कानन में जाई के। सेनापति शीत ऋतु का वर्णन करते हुए कहते हैं कि शिशिर ऋतु में सर्दी का प्रकोप जो है वह अत्यधिक फैल जाता है और शीत जो है वह दल बल सहित चढ़ाई कर लेता है। इस कारण उसके सम्मुख अनल यानी आग, निबल यानी निर्बल कमजोर, सूर यानी सूर्य, सियराई यानी शीतल या ठंडा, कि जिसमें अनल यानी आग जो है, आग भी अग्नि भी कमजोर प्रतीत होती है। शीत ऋतु के कारण अग्नि भी कमजोर प्रतीत होती है और सूर्य भी शीतल हो जाता है। कि शिशिर ऋतु में हिम यानी बर्फ यानी बर्फीली जो हवाएं हैं वह इस प्रकार चलती है कि जैसे विषम यानी पैने, नुकीले, कि जैसे नुकीले तीर जो हैं वह बरस रहे हों। कि रही और गर्म हवा जो है वह भवन यानी भवन कि भवनों के भीतर जाकर कोने में छिप जाती है। कि धूम नैन बहे, लोग आगी पर गिरी रहे, हिये सो लगाई रहे नैक सुलगाई के, बहानो भीत जानी महा शीत ते पसारी पानी, छतिया की छाह राख्यो पाउक छिपाई के। कि इस शीतकाल में सर्दी से बचने के लिए लोग आग सेकते हैं। इसलिए धुएं के कारण, धूम यानी धुआं, कि धुएं के कारण नेत्रों से आंसू निकलते हैं, फिर भी लोग आग को घेर कर बैठे रहते हैं और उसे निरंतर सुलगाकर अपने हृदय से लगाकर रखते हैं। कवि कहते हैं कि मानो सर्दी से अत्यधिक भयभीत होकर, भीत यानी भयभीत होकर लोग जो हैं हाथ पसार कर आग से अपनी छाती, आग को अपनी छाती में, छाती की छाया में छिपाकर रखते हैं। कहने का तात्पर्य है कि लोग हाथ फैलाकर आग सेकते हैं और आग सर्दी से भयभीत रहती है, इसलिए लोग अपनी हाथों को फैलाकर उसकी रक्षा करते हुए अपनी छाती की छाया में छिपा कर रखते हैं ताकि सर्दी से अग्नि की रक्षा हो सके। कि यहाँ कवि ने शीत ऋतु का वर्णन किया है कि जिसमें सर्दी के कारण आग का निर्बल होना और सूर्य का ठंडा पड़ जाना और लोगों के द्वारा अपनी छाती की छाया में आग को छिपा कर रखना, आग की रक्षा करना आदि का वर्णन किया है। यहाँ अनुप्रास, उत्प्रेक्षा आदि अलंकार हैं। आगे श्लेष वर्णन कि देखें छिति अंबर जले हैं, चारि ओर छोर, तिन तरवर सब ही को रूप हर्यो है, महाझर लागे ज्योति भादव की होती चले, जलद पवन तन सेक भानो पर्यो है। कि यहाँ इस पद में कवि सेनापति ने श्लेष वर्णन के द्वारा गर्मी और वर्षा दोनों ही ऋतुओं का
एक साथ वर्णन किया है और वर्णन करते हुए कहते हैं कि गर्मी के ग्रीष्म ऋतु के विषय में बतलाते हुए कहते हैं कि क्षिति यानी धरती, अंबर यानी आकाश, कि धरती और आकाश में चारों ओर छोर अतीव प्रचंड ताप फैल रहा है और इस गर्मी ने सभी पेड़ पौधों की हरियाली को सुखाकर हर लिया है। इस गर्मी में सर्वत्र लू जो है वह फैल रही है और उसकी लपट की दावाग्नि की भांति अत्यंत तीव्र बनती जा रही है तथा तेज गर्म हवा से सभी प्राणियों के शरीर जो है वह तपाए जा रहे हैं। कि आगे कहते हैं कि दारुण तरनी तरय नदी सुख पावें सब, सीरी घन चाह चाहि बोई चित धर्यो है। देखो चतुराई सेनापति कविताई की जो ग्रीष्म विषम वर्षा की सम कर्यो है। कि सूर्य की तेज किरणों से बचने के लिए लोग नदी के जल का उपयोग करना चाहते हैं और पेड़ पौधों की घनी छाया में रहने की मन में इच्छा रखते हैं। कवि सेनापति कहते हैं कि इस प्रकार मेरी जो कविता है, कविता रचने का यह चमत्कार है कि ग्रीष्म ऋतु भी वर्षा के समान श्लिष्ट पदों वाली वर्णित हो गई है। आगे कि वर्षा ऋतु के पक्ष में कवि सेनापति कहते हैं कि धरती और आकाश में सब ओर जल ही जल है। इस तरह जल प्रलय से वर्षा ऋतु ने पेड़ पौधों को उजाड़ दिया है। इस काल में वर्षा की झड़ी लगी रहती है और यह भादों के महीने तक चलता रहता है। उसके बाद ही सूर्य का प्रकाश देखने को मिलता है। कि वर्षा काल में बादलों की घटा से चारों ओर का जल सिंचित होता रहता है तथा नदी को नाव में सवार होकर पार करना कठिन हो जाता है। इस काल में सब लोग बादलों की छाया में रहते हैं और अपने अपने शरीर को जल वर्षा से बचाने की अभिलाषा करते हैं। सेनापति कवि कहते हैं कि मेरी यह कविता रचना की चतुराई है कि जो मैंने वर्षा ऋतु का भी ग्रीष्म ऋतु की तरह चमत्कारिक वर्णन कर दिया है। कि यहाँ कवि ने वर्षा और गर्मी की ऋतु का श्रेष्ठ वर्णन किया है। यहाँ अनुप्रास, उपमा, उत्प्रेक्षा आदि अलंकार हैं। आगे कवि कहते हैं कि राखती न दोषे ओषे पिंगल के लक्षण को, बुद्ध कवि के जो उपकंठ ही बसती है। जोए पद मन को हर्ष उपजावती है, तजय को मन रसे जो छंद सरसती है। कि यहाँ कवि ने अपनी शैली में, श्लिष्ट शैली में कविता के साथ ही सूर्य का भी वर्णन किया है और कविता के पक्ष में वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि मेरी जो कविता है इस कविता में एक भी दोष नहीं है और यह कि पिंगल यानी छंद शास्त्र की और यह छंद शास्त्र के लक्षण यानी लक्षणों का निर्वाह करती है। बुद्ध यानी विद्वान, कि मेरी कविता विद्वानों और कवियों के कंठ में निवास करती है।
कहने का तात्पर्य कि सभी विद्वान और कवि मेरी कविता को कंठस्थ करते हैं। मेरी कविता उनके कंठ में निवास करती है, उन्हें याद रहती है, मौखिक पाठ करते हैं। आगे कहते हैं कि मेरी कविता में जो पद हैं वह अर्थ के जानने वालों के मन को आनंदित करते हैं और इसके छंद इतने सरस हैं कि इनसे कानों को मधुर रसास्वाद प्राप्त होता है। कि अक्षर है विशद करती उसे आप सम, जाते जगत की जड़ताऊ बिनसती है। मानो छविता की उद्वत सविता की सेना, पति कविता की कविताई बिलसती है। आगे कवि कहते हैं कि मेरी कविता के पद इतने सरस हैं कि सभी को इसका रसास्वाद होता है, अतः इससे उत्पन्न रस को कौन छोड़ सकता है। आगे कहते हैं कि मेरी कविता के अक्षर सुंदर है, अक्षर यानी अक्षर कि अक्षर सुंदर है तथा वे अपने आप ही स्वयं ही भावाव्यक्ति करते हैं कि इनके ज्ञान से उत्पन्न अर्थबोध से लोगों की जड़ बुद्धि नष्ट हो जाती है। इस तरह मेरी कविता उदय को प्राप्त सूर्य के प्रकाश की तरह अत्यंत शोभायमान होती है। आगे अब सविता यानी सूर्य के पक्ष में अपने भाव प्रकट करते हुए कवि कहते हैं कि सूर्य अपने प्रकाश से रात्रि को नष्ट कर देता है और प्रातःकालीन पीले वर्ण के जो धुंधलापन है उसे मिटाकर पूर्ण रूप से प्रकट होता है। कि यह सूर्य सदा बुध और शुक्र नक्षत्र के समीप रहता हुआ शोभायमान होता है। और आगे कहते हैं कि अंधकार से ग्रस्त सभी प्राणियों के मन को हर्षित करता है। सूर्य की किरणों, इसकी किरणों का परित्याग कौन कर सकता है, क्योंकि सूर्य के उदित होने से वनस्पतियों में रस का संचार होता है। कि सूर्य की किरणें अत्यंत स्पष्ट और प्रखर रहती है और उषा काल में ये सारे जगत को अपने प्रकाश से आलोकित करती हैं। इससे संसार की जड़ता नष्ट होती है और सूर्योदय होने पर सभी प्राणियों में चेतना आ जाती है। मानो सेनापति कवि की कविता की छवि का ध्यान रखकर सूर्य प्रतिदिन उदय को प्राप्त होकर शोभायमान होता रहता है। कि यहाँ कवि ने सविता और कविता का चमत्कारी वर्णन किया है। उपमा, अनुप्रास और श्लेष अलंकार है।